नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी के जो पीसीएस एग्जाम होता है हर बार, प्लस जो आरओ एग्जाम होता है, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वाली वीडियो सीरीज में हम देने जा रहे हैं आपको। ये पार्ट वाइज होगी। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए बेहद जरूरी सीरीज है। प्लस यूपीपीएससी आयोग जितने एग्जाम कराता है, जहां जीएस आती है, उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। इसमें ये पूरी कोशिश करी गई कि सारा डेटा लेटेस्ट, अपडेटेड और जो आज भी रेलिवेंट है, जो करंट वाला पोर्शन हटा के जो आज भी स्टैटिक जीएस वाला जो है, आज भी जो रिलेवेंट है, वो सारा डेटा इसमें दिया गया है। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। 50,000 लाइक हो जाएंगे तो इसकी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आप फॉलो करते हैं तो प्लीज हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बेहद जरूरी है ये। यूट्यूब में सारे अपडेट नहीं आ पाते हैं, यहाँ सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। वीडियो में सारे फैक्ट चेक कर लिएगा। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन हो, कमेंट हो, कोई फीडबैक, कोई अपडेट लगे तो प्लीज आप वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप चलते रहते हैं। आप अगर हमारा जेन्युइन ऑथेंटिक अगर आपको मटेरियल चाहिए तो सिर्फ ये 3 नंबर है हमारे: 8564880530, 9696060897, 7523864455। मुझे व्हाट्सअप करना चाहते हैं 7838692611। इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे और इसमें आगे के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखिए, पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड। इसमें से सबसे ज्यादा संख्या में कौन सा तत्व जो है वो यौगिक का निर्माण करेगा। तो आप जानते हैं कि पूरी एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक तरफ और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक तरफ, जिसमें कि सिर्फ हम कार्बन और कार्बन के मित्रों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कार्बन हो जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कार्बन के पास होती है, ये बहुत मित्रतापूर्ण होता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? केवल और केवल कार्बन से बना है, उसमें कुछ और नहीं। तो यहाँ केवलार है, लेक्सॉन है, ग्रेफीन है और स्पाइडर सिल्क है। ग्राफीन या ग्रेफीन जो है ये काफी नवीनतम खोजा गया पदार्थ है और ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना हुआ है। नेक्स्ट, ग्रेफीन क्या होता है? तो असल में ये कार्बन का प्रतिरूप होता है। चूंकि कार्बन से ही बना है तो ये कार्बन से अलग समस्थानिक वगैरह नहीं हो सकता। ये कार्बन का ही एक प्रतिरूप, नैनो प्रतिरूप के तौर पे देखा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? कार्बन का नैनो स्ट्रक्चर ये माना जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। पेंसिल का लेड क्या होता है? ग्रेफाइट का बना होता है, ये आप भी जानते हैं। ग्रेफाइट का उसको बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट, कार्बन के तीसरे अपरूप की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई और इसके लिए उन्हें जो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार था वो उस बार दिया गया था। तो इसमें कौन शामिल नहीं था? तो ये केमिस्ट्री का जो नोबेल इस बार वाला है उसको पढ़ लीजिएगा। इस बार का मतलब जो अभी नया डिक्लेयर हुआ है उसको भी पढ़ सकते हैं। 2020 का भी जानते रहिए, कभी कभी पिछले साल का पूछ लेता है। अब इसमें जो दिया है आप देख लीजिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? जो बाहर है उनका नाम आपको देखना था और करेक्ट आंसर है डी वाला। फेमेन इसमें नहीं थे, फेमेन इससे बाहर थे। इसका मतलब है कि HW क्रोटो, RF कर्ल और स्माले, ये 3 जने ने मिलकर इसे खोजा था। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। बकमिंस्टर फुलेरिन क्या चीज है? तो ये कार्बन यौगिक का एक स्वरूप है जिसमें कि 60 कार्बन परमाणुओं का एक गुच्छा होता है। एक फुटबॉल जैसा सरीखा आकृति होती है, उसमें 60 कार्बन के परमाणु ऐसे आपस में इस तरीके से जुड़े रहते हैं। काफी अच्छी डिजाइन होती है, पूरी फुटबॉल जैसी डिजाइन होती है। और ये पंचभुज और षटभुज से बने हुए बहुफलकीय संरचना से आपस में जुड़े रहते हैं। मतलब 6 भुजाओं वाला षटभुज या पंचभुजाएं, उनसे ये आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब नीचे दिया है कि ये फ्लोरीन का एक बहुलक होता है, कार्बन का एक समस्थानिक होता है जो कि कार्बन 14 से भारी होता है। ठीक है, अब इसमें से आप बताइए कि कौन सा होगा। तो ऊपर वाला ही सही है। इसमें ए वाला देखकर ही लग रहा है विकल्प। मतलब ये एक तरह का कार्बन यौगिक का ही स्वरूप होते हैं जिसमें कि 60 कार्बन परमाणु एक दूसरे से कुछ पंचभुजाकार और षटभुजाकार आकृति में बहुफलकीय संरचना में जुड़े रहते हैं। ठीक है, पेंटागोन्स और जो हेक्सागोन्स हैं वो हमें इसमें दिखाई देते हैं। फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर ड्राई आइस है और ड्राई आइस असल में सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सेवीन जो है ये एक तरह का पैरासाइट पेस्टिसाइड होता है, मतलब जो पेस्ट कंट्रोल में इस्तेमाल किया जाता है। टेफ्लॉन जो है ये एक तरह का फ्लोरिनेटेड पॉलीमर होता है और फ्लोरीन ये फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है। मतलब इसमें फ्लोरीन की मात्रा पाई जाती है फ्लोरीन में। तो आप बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है? तो फ्लोरीन वाला ही गलत है। फ्लोरीन असल में कार्बन का ही एक स्वरूप होता है, कार्बन 60, मतलब C60 इसका सूत्र माना जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। मतलब हीरे को अगर आप बेच रहे हैं तो कैरेट में बेचेंगे। अब इसमें 1 कैरेट बराबर होता है कितने के? कैरेट या रत्ती में भी बेचा जाता है, उसी का जो रूपांतरण है वो रत्ती में किया जाता है। तो फिलहाल इसमें आपको कैरेट को मिलीग्राम में चेंज करना है और करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम होता है। ठीक है, 200 मिलीग्राम होता है। यहां पर आप देख रहे हैं बी वाला 200 mg। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे ज्यादा मजबूत होता है? तो ग्रेफीन जो है ये काफी लचीला, पतला और मजबूत, हल्का भी होता है।
हल्का, लचीला, पतला और मजबूत होता है, इसीलिए नई टेक्नोलॉजी में आजकल बढ़ चढ़कर इस्तेमाल करने की इसकी संभावनाएं दिख रही। निम्नलिखित में से कौन सा सूखा बर्फ यानी ड्राई आइस के तौर पे देखा जाता है? तो ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को आप ठोस अवस्था में परिवर्तित कर दीजिए तो वही होता है ड्राई आइस। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, रासायनिक रूप में सूखी बर्फ क्या है? फिर वही क्वेश्चन, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं इसमें विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या होता है? मतलब कूलेंट और मॉडरेटर दोनों का ये काम करता है। तो इस तरह का जो पदार्थ होता है उसको कहते हैं भारी जल। भारी जल का मतलब समझ रहे हैं, D2O। H2O जो है वो सामान्य पानी होता है और ये जो है ये ड्यूटेरियम से बना होता है जो कि हाइड्रोजन का समस्थानिक, तो इसका बी वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, हैवी वाटर में मतलब वही भारी जल, उसमें क्या होता है? तो हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है, अभी अभी आपने देखा, मतलब जहां H होना चाहिए वहां D रहता है, मतलब D2O हो जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? प्रस्वेदन कहा जाता है, मतलब डीलिक्विसेंस कहा जाता है, या उत्फुल्लन कहा जाता है, विद्युत पृथक्करण कहा जाता है, या उत्क्रम परासरण कहा जाता है, मतलब ऑस्मोसिस कर देते हैं। तो खारे पानी को हमें शुद्ध पानी में बदलना है, कौन सा प्रोसेस अपनाएंगे? इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा परासरण वाला, मतलब हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ वाली जो पद्धति है उसका पालन करेंगे और खारा पानी शुद्ध पानी में या जितनी भी इस तरह की अशुद्धियां हैं वो परिवर्तित हो जाएंगी। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक इस्तेमाल किया जाता है? मतलब कैटलिस्ट असल में क्या यूज होता है? तो जो उत्प्रेरक होते हैं ये अभिक्रिया की गति को बढ़ाने का काम करते हैं। अब इसमें आप बताइए, जस्ता, प्लेटिनम, निकेल और लोहे में से क्या मिलाएंगे? तो इसमें मिलाते हैं निकिल, थोड़ा सा मात्रा में निकिल मिलाते हैं और बन जाता है वनस्पति तेल। आपने रासायनिक समीकरण देखा होगा तो उसमें इधर जो है पदार्थ उनको जोड़ा जाता है और उसके बाद निकिल जो है ये उत्प्रेरक के तौर पे यूज कर देते हैं, तो इससे अभिक्रिया की दर या जो रफ्तार है वो बढ़ जाती है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी जो क्रिया है उसमें कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? मतलब वो अपने साथ जो ऑक्सीजन टैंक ले जाते हैं उसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं? शुद्ध ऑक्सीजन नहीं होती है, ये तो पक्की बात है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाते हैं? ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं हीलियम, थोड़ी सी मात्रा में हीलियम मिलाते हैं, ये इसका जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है वो सही। इसके बाद अगले वाले को देखिए, जल में आसानी से क्या घुल जाएगा? कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया या फिर आयोडीन? तो अमोनिया ये पानी में बहुत आराम से घुल जाएगा, बहुत आराम से घुल जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लाफिंग गैस के रूप में जानी जाती है? तो ये तो एकदम अच्छे से पता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अब यहाँ कहा गया कि बोर्डो मिक्सचर जो होता है ये कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है, इसे फफूंदनाशी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, मतलब इसे जो फंगीज होती है उनको नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद देखिए, इसमें कहा गया कि बोरिक अम्ल औषधि उद्योग और खाद्य परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल होता है। बोरिक एसिड का जो ड्राई आइस होती है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का ही स्वरूप होती है और लाफिंग गैस असल में नाइट्रिक ऑक्साइड होती है। तो आप बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है? तो इसमें से आप देख रहे हैं कि जो नीचे वाला है नाइट्रस ऑक्साइड होती है, न कि नाइट्रिक ऑक्साइड। थोड़ा सा शब्द का अंतर है लेकिन ये उतने से ही गलत है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, नाइट्रोजन मुक्ति से क्या होता है? मतलब डिस्चार्ज ऑफ नाइट्रोजन की वजह से क्या होता है? तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी, मतलब जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसमें वृद्धि हो जाएगी, या जो स्थल मंडल है वहां नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होगी, या स्थल मंडल और वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा, या नाइट्रिकारक बैक्टीरिया जो है वो नष्ट हो जाएंगे। क्या होगा इससे? तो देखिए, स्थल मंडलीय और वायुमंडलीय नाइट्रोजन ये अप्रभावित रहेगी, इतनी छोटी मात्रा से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, वायुयान के टायरों में निम्नलिखित में से किस गैस का इस्तेमाल होता है? तो वायुयान के टायर में नाइट्रोजन भरी जाती है, ठीक है, ये निष्क्रिय होती है इसलिए भरी जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं? अब कीटभक्षी पौधे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मांसाहारी हो गए, वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं आम पौधों की तरह और मिट्टी से ही खुराक लेते हैं, लेकिन समस्या ये होती है कि जहाँ की मिट्टी में वो उगते हैं वहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है और उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, चूंकि पौधों के लिए नाइट्रोजन बहुत आवश्यक होती है, इनफैक्ट जो जीवित चीजें हैं, जितनी भी जीवित चीजें हैं उनके लिए नाइट्रोजन अनिवार्य है, तो अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को पकड़कर खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं, फिर वही पूछा है, नाइट्रोजन की कमी होती है। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा ज्यादा वरीयता दी जाती है,
मतलब हाइड्रोजन की तुलना में हीलियम को भरना ज़्यादा सही समझा जाता है। कारण क्या है इसका बताइए? अपेक्षाकृत सस्ता है, घना कम होता है, या फिर उठाने की मतलब उसे ज़्यादा ऊपर तक उठाने की शक्ति रखता है, या विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। तो यही बात है। देखिए, वायु के साथ जब इसका संपर्क होता है तो यह विस्फोट नहीं करता। विस्फोट तो तब होगा ना जब क्रिया होगी दोनों के बीच में, और हीलियम अक्रिय गैस में आता है तो ये क्रियाशील नहीं होता, ये क्रिया करता ही नहीं है, तो विस्फोट नहीं हो सकता। हाइड्रोजन को भर देंगे, धमाका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है? तो बताइए इसमें से कौन सा होगा? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ब्रोमीन। रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड स्टेट में होता है। अगले वाले को देखिए। स्वर्णकारों द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनाया जाता है? तो एक्वारेजिया बहुत ही खतरनाक अम्ल होता है, और ये असल में इसमें बताइए नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाकर बनाया जाता है, या नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक को मिलाते हैं, या सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक को मिलाते हैं, और नीचे वाला तो बेकार है। खाने वाले जो अम्ल होते हैं ना वो एक्वारेजिया को बनाने में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। अब इसमें आप देखिए कौन सा होगा। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाया जाता है, और वो भी कॉन्सेंट्रेट अवस्था में, मतलब सांद्र अवस्था जो उनकी होती है HNO3, और इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, इन दोनों को मिलाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में एक एंटी क्योर के तौर पे इस्तेमाल होता है? तो क्रोमरेड यूज होता है, सोडियम थायोसल्फेट यूज होता है, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस्तेमाल करते हैं, या कैलोमेल यूज करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है, बी वाला सही। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में फोटोग्राफी की जो फिल्म होती है उसको स्थिर करने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है? वही चीज यहाँ थोड़े दूसरे ढंग से पूछ ली गई है, लेकिन आंसर वही होगा, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, चित्रों को एकदम स्पष्ट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। डार्क रूम में जो फोटो की सफाई की जाती है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलेन को असल में कहा जाता है प्रचलित तौर पे। तो वो जलीय मिश्रण होता है किस चीज का? तो जलीय मिश्रण असल में वो किसका होता है? सोडियम थायोसल्फेट का होता है, लिक्विड मिक्सचर होता है। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में उपयुक्त होने वाला तत्व कौन सा है? तो इसमें से उपयुक्त होने वाला तत्व जो है वो सिल्वर ब्रोमाइड होता है। यहाँ आप देख रहे हैं जो बी वाला ऑप्शन है वो सही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो आप इसमें से देख लीजिए, सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है, बी वाला जो है वो सही। अगले वाले में चलते हैं। सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो आवश्यक मूल तत्व होता है वो कार्बन होता है। ठीक है, कार्बन सबसे मुख्य है, हालांकि आवश्यकता तो सभी की होती है। नेक्स्ट, कहा जा रहा है कि मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है किस रूप में? ईंधन के रूप में किया जाता है, रासायनिक युद्ध में किया जाता है, या सरसों के तेल में स्रोत के रूप में किया जाता है, सोर्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल, या जो डीकलराइजेशन होता है उसके लिए किया जाता है? बताइए इसमें से कौन सा होगा? मस्टर्ड गैस। तो मस्टर्ड गैस जो है ये रासायनिक युद्ध में, मतलब जो केमिकल वार होता है उसमें इस्तेमाल की जाती है, हथियार के तौर पे। इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ देखिए मीथेन गैस का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो धान का खेत है, और आर्द्रता युक्त जितनी भी जगहें होती हैं वहां से ये रिलीज होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? उसके हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है। तो अभी आपने पीछे देखा है जिंक का इस्तेमाल करते हैं, असल में ये उत्प्रेरक का काम करता है, जिंक का पाउडर इसमें यूज किया जाता है। अगले वाले को देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल हेल्प इन फ्रूट राइपनिंग, मतलब फलों को पकने के लिए कौन सा इसमें से जिम्मेदार होता है? तो इथेफॉन होता है, एट्रोजीन होता है, आइसोप्रोटोरॉन होता है, या मैलिथियान होता है? तो मैलिथियान तो कीटनाशक होता है, असल में ये एथिलीन से बना है, इथेफॉन। ठीक है, इथेफॉन होता है जो कि फूड के पकने में, मतलब माफ कीजिएगा, फ्रूट के पकने में सहायता करता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। कौन सा रसायन फल के पकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? अब यहाँ उस ढंग से पूछ लिया तो कैल्शियम कार्बाइड हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड जो होता है वो इसी काम में आता है, और नुकसानदेह होता है, ये आप सभी जानते हैं, बी वाला इसका सही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। कौन सा फलों के पकने में बढ़ावा देता है? बताइए। तो एथिलीन इसमें से बढ़ावा देती है। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन दिया है उसमें से कौन सा होगा? एथिलीन गैस के तौर पे यहाँ पर काम करती है। इसके बाद देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फुलेरिन जो है ये फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है। शुष्क बर्फ जो है ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। केराटिन जो होता है ये मानव त्वचा का बाहरी परत वाला प्रोटीन है, मतलब बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है। मस्टर्ड गैस का उपयोग रासायनिक युद्ध में होता है, तो ऊपर वाला ही गलत है। फुलेरिन जो है वो कार्बन का अपरूप है, आप जानते हैं, C60, इसमें फ्लोरीन कहीं भी नहीं होता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। अगले वाले में कहा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है, फिर से वही कनेक्शन जोड़ दिया है। तो शुष्क बर्फ जो है ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल आपने पीछे देख ही लिया है, युद्ध में होता है। और टेफ्लॉन जो है ये फ्लोरीन युक्त बहुलक होता है, जबकि फुलेरिन जो है ये फ्लोरीन युक्त कार्बनिक पदार्थ, तो इसका डी वाला गलत है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं।
यहाँ कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पायरीन अग्निशामक होता है, सल्फर डाइऑक्साइड से अम्ल वर्षा होती है, और फ्रेयॉन जो है ये प्रशीतक के तौर पर इस्तेमाल होता है, जबकि फुलेरीन जो है वो फ्लोरीन युक्त बहुलक होता है। तो यही वाला जो डी वाला है गलत है। अलग अलग ढंग से अंत में उसी को टारगेट बनाया गया है। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट कहा जाता है? कास्ट स्पिरिट कहा जाता है। इसमें से कौन सा होगा? तो ये मेथिल अल्कोहल होगा। ठीक है, मेथिल अल्कोहल इसका जो करेक्ट आंसर है, उसे आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, अगले वाले में देखते हैं। प्राकृतिक रबर का बहुलक है, प्राकृतिक रबर का इसमें से बहुलक कौन सा है आप बताइए? तो आइसोप्रीन जो होता है ये नेचुरल रबर का पॉलीमर के तौर पे देखा जाता है। आइसोप्रीन यानी सी वाला इसका सही है। माफ कीजिएगा, आइसोप्रीन यहाँ थोड़ा सा क्रम गड़बड़ है, जो हिंदी वाला और अंग्रेजी वाला है उसमें क्रम गड़बड़ है। तो आइसोप्रीन यानी इसका बी वाला सही है और आइसोप्रीन यानी इसका सी वाला सही है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले वाले को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि देखिए, निम्नांकित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो ऊन, रेशम, चमड़ा और नाइलॉन। तो नाइलॉन इसमें से बाहर हो जाएगा, बाकी सभी प्राकृतिक बहुलक ही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? बेकेलाइट, रेशम, कैवलार, लेक्सॉन इस प्रकार से दिया है। तो रेशम इसमें से प्राकृतिक बहुलक है, बाकी जितने हैं वो कृत्रिम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? अब इसमें से आप बताइए। तो बुलेट प्रूफ कपड़े बनाने के लिए पॉलीएमाइड का यूज किया जाता है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट है, यूरिथेन है, पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीएमाइड है। अब इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट। ठीक है, पॉलीकार्बोनेट जो है उसका यूज किया जाता है और ए वाला इसका सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है? केवलार है, ग्लिप्टॉल है, लेक्सॉन है। इसमें से कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पहला और तीसरा, यानी इसका हो जाएगा केवलार और लेक्सॉन। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन ये दोनों बहुलक हैं। नियोप्रिन संश्लेषित रबर होता है, पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है और प्राकृतिक रबर क्लोरोपिन होता है। तो इसमें से आप देखकर बताइए कि सही कौन सा है। सही इसका पहला, दूसरा, तीसरा है। ठीक है, ए वाला चुनेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों सही है। नेक्स्ट, बहुलक जो विशेष रूप से बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह को बनाने में इस्तेमाल होता है वो कौन सा है? मतलब नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। तो असल में ये टेफ्लॉन होता है। नॉन स्टिक पैन या जो भी बर्तन होते हैं उसमें न चिपकने का गुण इसी की वजह से होता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई यानी नॉन स्टिक पैन या जो बर्तन होते हैं उसमें किया जाता है? तो टेफ्लॉन आपने पीछे देखा है, वही यहाँ भी रिपीट हो गया है। नेक्स्ट, गोबर गैस में मुख्य घटक क्या होता है आपको बताना है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन, क्लोरीन। और इसका जो राइट आंसर है वो मीथेन होगा। मीथेन इसमें मुख्य घटक होता है, बाकी अन्य गैसें भी होती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? इथेन, ब्यूटेन, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन? प्राकृतिक गैस अगर है तो उसमें जो मुख्य भाग है वो मीथेन होगा। इसके बाद अगले वाले को देखिए। लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का मुख्य अवयव इसमें से कौन सा है बताइए? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव, जैसे तीन गैसों को अगर आप मिक्सचर के तौर पे देखना चाहें तो इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, यानी इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से सी वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है? वैसे तो हमने तीन का मिक्सचर देखा, लेकिन मुख्य रूप से इसमें ब्यूटेन होती है। ठीक है, ब्यूटेन होती है। इसका जो डी वाला है वो सही है। अगले को देखते हैं। सीएनजी क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आजकल सीएनजी के वाहन खूब चल रहे हैं, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसको कहा जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण हेतु सीएनजी मुख्य रूप से उपस्थित होती है। मतलब स्वचालित वाहन का मतलब यहाँ पे है ऑटोमेटिक जो व्हीकल होते हैं। तो सीएनजी यूज इन ऑटोमोबाइल्स टू चेक पॉल्यूशन मेनली कॉन्सिस्ट ऑफ CH4, CO2, N2 या H3। इसमें से होगा कौन सा? और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा CH4। ठीक, नेक्स्ट, गैसोहॉल एक मिश्रण होता है। गैसोहॉल किस चीज का मिश्रण होता है बताइए? गैसोलीन और मिथेनॉल का होता है, या गैसोलीन या एथेनॉल का होता है, या प्रोपेनॉल और एथेनॉल का मिश्रण होता है? तो गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण होता है। ठीक है, गैसोलीन तो होता ही है, साथ में एथेनॉल होता है। एथेनॉल मतलब एथिल अल्कोहल की ही बात हो रही। अगले वाले को देखते हैं। नेक्स्ट, अगले प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है, यहाँ देखिए कि कथनों पर विचार कीजिएगा। 4 कथन दिए हैं, सही कौन सा है आपको ये बताना है। तो कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, मतलब ये फॉसिल फ्यूल है। और गैसोहॉल बेंजीन तथा अल्कोहल का मिश्रण होता है, जो कि पीछे आपने देख ही लिया है। और भूतापीय ऊर्जा एक अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, मतलब अनकन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन होती है। आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है? तो इसका अगर आप देखें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। डी का मतलब क्या हुआ? पहला, तीसरा और चौथा सही है, लेकिन ये जो दूसरा दिया है ना गैसोहॉल वाला, आपने देखा है पीछे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं।
कार के इंजन में जो अपस्फोटन होता है यानी नॉकिंग होती है, उससे बचने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो टेट्राएथिल लेड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसको टेल भी कहा जाता है, यहां आप देख रहे हैं। अगले वाले को देखते हैं। भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि अधिक माइलेज और इंजन की सुरक्षा रहे, कम खर्च और ईंधन की बचत हो, उच्च ऊर्जा और आर्थिक बचत हो, पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता होने के कारण। तो सबसे अच्छा जो इसका उत्तर है वो ये है कि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत की वजह से, ठीक है। भारी वाहनों में डीजल का इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है, सी वाला सही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित हो, ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। यह पदार्थ कौन सा है जो कि भारत में पाया जाता है? मतलब ऐसा कौन सा पदार्थ है, यहाँ ये पूछा गया है। लो टेम्परेचर बाई अ सबस्टेंस ओनली टू बी रिलीज एट द टेम्परेचर जनरेटेड बाई द एग्जॉल्ट। तो देखकर बताइए ये हाइड्राइड है, कोयला है, या फिर सोप स्टोन है, या रेजिन है। अब इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो हाइड्राइड हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन से आप हाइड्राइड को वैसे भी लिंक करके बता सकते थे। इसके बाद अगले वाले को देखिए। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? तो सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनके परिरक्षण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें आप बताइए कौन सा होगा, और करेक्ट आंसर क्या होगा? बेंजोइक अम्ल, ठीक है, बेंजोइक अम्ल का यूज करते हैं। अगले वाले को देखते हैं। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, मतलब रेफ्रिजरेशन हेल्प इन फूड प्रिजर्वेशन बाई, कैसे? तो ये जीवाणुओं को मार देता है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को धीमा कर देता है, एंजाइम की क्रिया को ही नष्ट कर देता है, या बर्फ की परत से ढक कर बचाता है। तो ये जो रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस होता है इसमें जितने भी जैव रासायनिक प्रक्रम होते हैं यानी बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं वो धीमे हो जाते हैं, क्योंकि तापमान कम हो जाता है तो उसकी दर जो है वो धीमी हो जाती है, तो पदार्थों के खराब होने की रफ्तार भी घट जाती है। अगले वाले को देखते हैं। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है। वो चारकोल क्या होता है? तो असल में एनिमल चारकोल यानी जंतु चारकोल होता है, ठीक है, जंतु चारकोल होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। शहद का मुख्य घटक क्या है? तो सुक्रोज होता है कि फ्रक्टोज होता है? आप बताइए। फ्रक्टोज होता है, फल शर्करा यहाँ दे भी दिया है। फ्रक्टोज जो है ये शहद में मुख्य घटक के तौर पर देखा जाता है। फलों का रस, फूलों का रस चूसकर जो कीट होते हैं और मधुमक्खियां होती हैं विशेष रूप से, वो शहद का निर्माण करती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज एज अ सेडेटिव, मतलब इसमें से कौन सा शांतिकारक औषधि के तौर पे इस्तेमाल होता है, यौगिक के तौर पे आपको चुनना है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड होगा, कैल्शियम क्लोराइड होगा, एथिल अल्कोहल होगा, या फिर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड होगा। इसमें से आंसर कौन सा होगा? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से ए वाला हो जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है। पोटेशियम ब्रोमाइड यहाँ पे इस तौर पे इस्तेमाल होता है। अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संलिष्ट बनाता है? तो इसमें से आप देखकर बताइए। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का एक दूसरा स्वरूप आप समझ सकते हैं, उसका विरोधी पदार्थ होता है जो कि ऑक्सीजन के प्रवाह को बिल्कुल ठप कर देता है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगले वाले को देखते हैं। दूध उदाहरण है किस चीज का? ये क्या चीज है? इमल्सन है, सस्पेंशन है, फोम है कि मिक्सचर? तो दूध असल में एक पायस है यानी इमल्सन का उदाहरण है। इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही। अगले को देखते हैं। इसमें से कौन सा कोलाइड नहीं है? कोलाइड के तौर पे हम किसको नहीं देखेंगे? तो इसमें अगर आप देखें तो दूध दिया है, खून दिया है, आइसक्रीम दिया है और शहद दिया है। जो आइसक्रीम है वो असल में कोलाइड नहीं है, ठीक है। आइसक्रीम कोलाइड का एग्जाम्पल नहीं है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। जेली बनाने के लिए कौन सा फल सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है? तो जेली बनाने के लिए अमरूद को सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर अमरूद हो जाएगा, गुआवा। इसके बाद अगले वाले को देखिए। कार्बनिक पदार्थों के विषय में कहा गया है कि ये हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक फूड को आजकल इतना बढ़ावा क्यों मिल रहा है? वजह यह है कि ये रुचिकर स्वाद उत्पन्न करने के लिए रसायनों पर निर्भर होते हैं, खरीदने में काफी महंगे होते हैं, पर्यावरणीय प्रदूषकों से मुक्त रखे जाने के लिए ग्लास हाउस में उगाए जाते हैं और बिना कृत्रिम खादों और कीटनाशकों के प्रयोग के उगाए जा सकते हैं। तो इसमें जो डी वाला ऑप्शन है वो ज्यादा सही है, ठीक है। बिना कृत्रिम खादों के और कीटनाशक का प्रयोग करके ये जो ऑर्गेनिक फूड होता है इसको बनाया जा सकता है, मतलब उत्पन्न किया जा सकता है। इसके बाद अब देखिए कथन कारण दिया है और इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ आप देखें कि कथन में कहा गया कि अपमार्जक जो है वो मैले कपड़ों को सरलता पूर्वक साफ कर देता है, मतलब उससे तेल और गंदगी को निकाल देता है। अपमार्जक जल के पृष्ठ तनाव को बढ़ा देते हैं, मतलब जो यहाँ पर पदार्थ को साफ करने के लिए डिटर्जेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो असल में जल के पृष्ठ तनाव को बढ़ाने का काम करते हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से सी वाला हो जाएगा, मतलब ए तो सही है,
ठीक है, ए सही है लेकिन आर गलत है, यहाँ वो बढ़ाने का नहीं बल्कि घटाने का काम करते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता, तो उर्वरक में यानी जो खाद होती है उसमें क्या नहीं पाया जाता है, नाइट्रोजन नहीं होता है, हाइड्रोजन नहीं होता है, क्लोरीन नहीं होता है, या फिर फास्फोरस ही नहीं होता है। बताइए इसमें से कौन सा होगा, जो ना पाया जाए वो आपको देखना है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन की उसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, बी वाला इसका सही। इसके बाद अगले वाले में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है, मृदा को अम्लीय बनाने के लिए उत्तरदायी होता है, कौन सा होगा इसमें से, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम सल्फेट ये काम करता है, मृदा में सबसे ज्यादा अम्ल छोड़ने का काम यही करता है। अगले को देखते हैं, यूरिया क्या है, एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक है, एक पादप हार्मोन है, या फिर ऊर्जा शोषी पदार्थ है। तो यूरिया असल में नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, मतलब ये कार्बनिक यौगिक तो है ही है लेकिन इसमें नाइट्रोजन मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके अलावा देखें, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है, एमाइड के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट या अमोनिकल। तो ये एमाइड के रूप में पाया जाता है। ठीक है, यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वो एमाइड के रूप में होता है। थोड़ा सा ये केमिस्ट्री का यहाँ जो फंडा है वो काम कर रहा है। निम्नलिखित रासायनिक उपकरण उर्वरकों में से कौन सा 20 डिग्री सेल्सियस पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील होता है, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है उस पर वो पानी में अपेक्षाकृत ज्यादा घुलनशील होता है। अमोनियम सल्फेट, यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट, इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड। तो यूरिया जो है ये काफी घुलनशील इस मामले में होता है और इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही। अगले वाले को देखते हैं, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, आपने पढ़ा। अब पौधे जिस रूप में नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं वो कौन सा रूप है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रेट है, अमोनिया है कि नाइट्राइट है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो नाइट्रेट हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रेट, जो बी वाला ऑप्शन है वो सही। अगले को देखते हैं, पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक कौन सा है ये आपको बताना है, और इसमें से मतलब पत्तियों पर जो छिड़काव होता है उसकी बात हो रही है। अब इसमें सोडियम नाइट्रेट, यहाँ मोस्ट कॉमन जो फर्टिलाइजर है फोलियर स्प्रेइंग के लिए वही पूछा जा रहा है, तो सोडियम नाइट्रेट होगा, अमोनियम क्लोराइड होगा, यूरिया होगा या डीएपी होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से यूरिया हो जाएगा। अगर आपको छिड़काव करना है तो इसमें सबसे जो प्रचलित उर्वरक है वो यूरिया है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, ह्यूमस किस चीज का उदाहरण है, तो ह्यूमस जो है ये जैविक कोलाइड होता है कि क्रिस्टलाइड होता है, क्या होता है आप बताइए। तो ह्यूमस असल में जैविक कोलाइड होता है, ऑर्गेनिक कोलाइड्स के तौर पे हम इसे देखते हैं, और मृदा में ह्यूमस का होना ये उसकी अच्छी गुणवत्ता का सूचक है। हरी खाद के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी होती है, तो इसमें अगर आप देखें तो करेक्ट आंसर होगा सनई। सनई जो होती है वो असल में सन हेम्प इसको कहा जाता है, ये सबसे उपयुक्त फसल के तौर पे मानी जाती है। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है, नील हरित शैवाल धान के खेत से, मतलब धान से, राइजोबियम मिनेसिरम ये जो है ये मटर से संबंधित है, एजेटोबैक्टर का संबंध गेहूं से है, और एजोला का संबंध मक्का से है। इसमें से कोई एक गलत है, कौन सा गलत है आप बताइए। तो एजोला और मक्का वाला जो इसमें मैच किया हुआ है वही गलत है, डी वाला इसका गलत है, बाकी सभी सही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, यहाँ कथन और कारण दिया है, ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है, ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है, इसका ये रीजन दिया है। आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। तो इसे अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि ए और आर दोनों ठीक है। ठीक, ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है, बात सही है, लेकिन यहाँ व्याख्या ठीक नहीं है, और व्याख्या जब ठीक नहीं है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। ये कोई कारण नहीं है कि ये सूक्ष्म जीवों को मार दे रही है इसलिए क्योंकि वो रेडियो एक्टिव नहीं है, तो इसका बी वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो मेसॉन की खोज हिडेकी युकावा ने की थी, पॉजिट्रॉन की खोज सीडी एंडरसन और यूएस हेस ने की थी, सूर्य और तारों में ऊर्जा ये एच.ए. बैथे के द्वारा खोजी गई थी, और परा यूरेनिक जो तत्व है उनका संश्लेषण ये एनरिको फर्मी के द्वारा किया गया था। इसमें से जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है। तो इसमें अगर आप देखें तो सिंथेसिस ऑफ परा यूरेनिक एलिमेंट्स, ये एनरिको फर्मी वाला जो पेयर दिया है ना यही गलत है, ये एकमात्र इसमें ऐसा है जो कि रॉन्ग है, बाकी जितने हैं वो सही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है, मतलब जो फायर प्रूफ क्लोथिंग होती है उसमें किया जाता है। तो सोडियम सल्फेट आप देख रहे हैं, मैग्नीशियम सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, कौन सा इसमें से होगा, इसका एल्यूमिनियम सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट यानी जो डी वाला ऑप्शन है वो सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में इस्तेमाल होता है, यानी मॉस्किटो रिपेलेंट के तौर पे उसे हम यूज करते हैं। तो पायरेथ्रम है, इसके अलावा रोटिनोन है, इफेड्रीन है, या इसमें से कोई नहीं है। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो पायरेथ्रम हो जाएगा, यानी पहला वाला इसका सही। अगले को देखते हैं,
अगले में कहा गया कि मच्छर कॉइल जो होती है यानी मच्छर बत्ती जो हम लोग गोल कॉइल मॉर्टिन जलाते हैं, तो उसमें इस्तेमाल होने वाला पायरेथ्रिन किस चीज से प्राप्त होता है? तो वह एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। यहाँ पर जो पहला विकल्प है उसे आप देख रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे चूहा विष कहा जाता है, यानी रेड पॉइजन कहा जाता है? जिंक सल्फाइड को, लेड सल्फाइड को, या फिर कैल्शियम फास्फेट या जिंक सल्फाइड? कौन सा इसमें से होगा? जिंक फास्फाइड है असल में नीचे। करेक्ट आंसर वही जिंक फास्फाइड होगा। यहां आप नीचे देखिए, जिंक फास्फाइड ये चूहा मार दवा के तौर पे इस्तेमाल होता है। अगले वाले को देखते हैं। रेडियोधर्मी डेंटिंग या रेडियो कार्बन डेटिंग, ये एक प्रक्रिया है जिससे कि नापा जाता है। किस चीज को नापा जाता है आपको बताना है। और करेक्ट आंसर इसका होगा चट्टानों की उम्र। चट्टानों की उम्र को इससे नापा जाता है कि असल में वो कितनी पुरानी, और कार्बन 14 जो कि कार्बन का समस्थानिक है उसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। पृथ्वी की आयु के मापन के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाता है? पृथ्वी की आयु अगर हमें पता लगानी है तो कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे? तो वहां पर यूरेनियम विधि काम आती है। ठीक है, वहां पर जो विधि काम आती है उसको यूरेनियम विधि कहते हैं। वहां पर कार्बन डेटिंग विधि काम नहीं करती। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है किस चीज को? तो कृत्रिम बादल अगर हमें बनाना है, आर्टिफिशियल क्लाउड जनरेट करने हैं, तो इसके लिए इस्तेमाल करना होगा सिल्वर आयोडाइड का। सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव करेंगे और उसके बाद जो बादल है वो बूंदों से युक्त हो जाएंगे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में इस्तेमाल होता है? तो वही सिल्वर आयोडाइड। यहां आपने देखा। सही सुमेलित कौन सा है ये आपको बताना है। तो सिल्वर आयोडाइड को हार्न सिल्वर कहा जाता है। सिल्वर क्लोराइड से कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। जिंक फास्फाइड जो है ये चूहे का विष होता है, और जिंक सल्फाइड जो है ये फिलास्फर ऊन होता है। तो इसमें अगर आप देखें तो जो जिंक फास्फाइड वाला चूहे का विष दिया है, ये आपने पीछे भी देखा था, यही एकमात्र इसमें सही, बाकी जितने हैं वो गलत है। नेक्स्ट, कहा जा रहा है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए। तो आयरन, लेड, सिल्वर, कॉपर ऐसे करके दिया हुआ है। कहाँ कौन सा यूज होता है तो या कहाँ उपस्थित होता है? फोटोग्राफी, तड़ित चालक, हीमोग्लोबिन और संचायक बैटरी। इसमें से आप देखकर बताइए कौन सा किससे मिलान करेगा। तो डी वाला इसका मिलान आप देख लीजिए, उसी के हिसाब से होगा, यानी ए का हो जाएगा तीसरा। ठीक है, लोहे का क्या होगा? हीमोग्लोबिन, लौह तत्व की उपस्थिति। अच्छा, इसके बाद सीसा जो है इसको मिला लीजिए, सीसा संचायक सेल से। चांदी को आप किससे मिलाएंगे? चांदी को आप मिला लीजिए फोटोग्राफी से, और इसके अलावा तांबे को मिला लीजिए तड़ित चालक से। ऐसे आपने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले को देख लेते हैं। यहाँ फिर से लिस्ट है। मार्फिन, सोडियम, बोरिक एसिड और जर्मन सिल्वर दिया है। एंटीसेप्टिक, मिश्र धातु, एनाल्जेसिक और किरोसिन तेल। मिलान करके आपको देखना है, और इसका जो करेक्ट मिलान है वो इसमें डी वाला हो जाएगा। ठीक है, डी वाले के अकॉर्डिंग इसमें भी मिलाएंगे, यानी मार्फिन का क्या हो जाएगा? एनाल्जेसिक हो जाएगा। और सोडियम का इसमें से हो जाएगा किरोसिन तेल। मतलब सोडियम को केरोसिन के तेल में, यानी जो मिट्टी का तेल होता है उसमें डुबो कर रखते हैं, क्योंकि वो इतना अभिक्रियाशील होता है कि अगर खुली हवा में ऐसे रख देंगे तो आग लग जाएगी। और उसके बाद बोरिक एसिड को अगर देखा जाए तो बोरिक एसिड का हो जाएगा एंटीसेप्टिक, जबकि जर्मन सिल्वर जो है ये असल में मिश्र धातु होती है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। कौन सी भविष्य की धातु कही जाती है? तो भविष्य की धातु इसमें से किसको कहा जाता है? टाइटेनियम को कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मैग्नीशियम का प्रयोग आतिशबाजी में होता है। यूरेनियम को परमाणु बम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिल्वर का प्रयोग इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है, और जिंक जो है वो गैल्वेनाइजेशन में इस्तेमाल होता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब वाला ही इसमें गलत है। इलेक्ट्रिक बल्ब में सिल्वर कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता है। टंगस्टन के फिलामेंट होते हैं, बल्ब कांच का होता है। तो यहां तक हमने कुछ प्रश्नों को किया है, आगे भी ये प्रश्नों का क्रम जारी रहेगा। इसमें इतना ही।